नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, भारतीय संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बातें शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चे इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने इसे खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, यह खेल पैर से संबंधित है। फुटबॉल एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई खिलाड़ी गेंद को बाँह से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी की बाँह से छू जाती है तो इसे गलत या आउट माना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उसे फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह यह हॉकी आदि दूसरे खेलों में भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज में भी मूलभूत नियम होते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क का पता चलता है। अध्याय 6 और 7 में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी आपके भीतर सवाल पैदा हुआ, संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि संविधान कैसे लिखा गया, उसे किसने लिखा? इस अध्याय में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान की मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक में विभिन्न अध्यायों में इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया गया है। किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। केवल भारतीयों को लेकर बनाने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। अतः 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के मुख्य सदस्यों को दर्शाया गया है। दिसंबर 1996 में नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। 150 साल की अंग्रेज हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी लिखित नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इन कामों को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कुछ कामों के बारे में इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज की दुनिया ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिन देशों के पास संविधान नहीं होते वे लोकतांत्रिक नहीं होते। संविधान कई उद्देश्य की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिसके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान की बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप कैसा हो। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए न केवल यह तय कर सकते हैं कि सरकार किस तरह होगी, बल्कि आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिसकी हमेशा पूरे देश की रक्षा की जानी चाहिए। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँव में अमोवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। नवंबर 5 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ 12 सूत्री समझौता पर दस्तखत किए।
इस समझौते में आम लोग को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंचा। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी छोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया। आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के दृश्य ऊपर के चित्रों में दिए गए हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन के आधार पर मूलभूत नियमों का एक उदाहरण दें। नेपाल की जनता एक नया संविधान क्यों चाहती थी। इन बातों का यह मतलब है कि यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग परिस्थितियों में गौर करें। दोनों घटनाएं भारत और उत्तरी सीमा स्थित नेपाल के ताज़ा इतिहास की है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोग ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले ही संविधान था तो उसे संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल में राजतंत्र था, वहाँ शासन राजा का शासन था। 1990 के बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास होगी। नेपाल के आगे कई दशक के से लोकतंत्र की स्थापना के लिए राज आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्होंने राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नया संविधान चाहिए था। वो पिछले संविधान को इसलिए अपनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ रहे थे। शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों ने लोकतंत्र शासन पद्धति या राजा व्यवस्था चुनी वह निर्णय प्रक्रिया के नियम के संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। लोकतंत्र में आप अपना नेता खुद चुन सकते हैं ताकि हमारी ओर से सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। फिर भी यह बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव के उपाय संविधान में मिलता है। नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। इसका एक उदाहरण नीचे चित्रकथा पट में दिखा जा सकता है। लोकतंत्र समाजों में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों का समान अधिकार देता है। हमारा संविधान कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया है, एक मौलिक अधिकार है। उपरोक्त चित्रकथा पट में कौन से अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक गुट द्वारा किए गए फैसलों से अल्पसंख्यक गुट किस तरह दबाया जा रहा है। इस तरह स्वशाला लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जब बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है जिनसे अल्पसंख्यकों की सहमति नहीं होती है। उनका नुकसान होता है। जैसा कि चित्रकथा पट में पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी भी चीज़ से वंचित न किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उसने टीवी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते। संविधान क्यों होने चाहिए। इसका तीसरा मुख्य कारण है कि हम खुद अपने आप बचा सकते हैं। यह बात सुनने में अजीब लगती है। असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी ऐसे मुद्दे पर
बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। संविधान में ऐसी भावनाओं से बचने के लिए मदद करता है। इसे समझने के लिए नीचे दिए गए चित्र पर कथा पट को देखिए। हमें संविधान में फैसले लेने की से भी रोकता है जिन्हें उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँचती है जिसमें देश की आस्था रहता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए यहाँ चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासन तो उनके हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह उन्मत्त से बचाता है या ऐसे प्रभावों को आसानी से पलटने नहीं देता है जिसके जरिए नागरिकों को अधिकारों का आश्वासन मिलता है और इसी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इस चर्चा से आप समझ जाएंगे कि संविधान की किसी भी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई। सभी लोग सहमत विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। आइए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझने का उपरोक्त बिंदु में खास आदर्शों और नियमों को रूप का ग्रहण करें। भारतीय संविधान मुख्य लक्षण। 20वीं शताब्दी आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशकों पुराना हो चुका था। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया कि स्वतंत्र भारत किस तरह का होना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत उन्होंने जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्य के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों को सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाए, सभी को सरकार की हिस्सेदारी का अधिकार हो। इसके बाद यह तय करना भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए और उसके कामकाज के नियम क्या हो, इस काम की एक आदमी के वंश का नहीं था। इसमें लगभग 300 लोगों को योगदान थे जो 1946 में गठित हुई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी के अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में बहुत सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि भले ही कानून बनाए हों, अभी भी अनुसूचित जातियों की बेफिक्री नहीं हो सकती है, क्योंकि इन कानूनों का संचालन सर्व हिंदू अधिकांश के हाथों में ही है। इसलिए उन्हें अनुसूचित जातियों से आह्वान किया है कि सरकार के अलावा लोग सेवाओं में बढ़ चढ़कर शामिल हों। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि हमारे देश में कई समुदाय, उनके ना तो भाषा एक थी, न धर्म और न ही संस्कृति। हुए भी जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियायतें तय कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, किधर जाएंगे। जनता आर्थिक सामाजिक स्थिति भयावह थी। संविधान सभा के सदस्यों के सामने सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्हें अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा काल्पनिक दस्तावेज दिया जिससे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता में प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसे सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मुक्त और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया। आगे के हिस्से में संविधान के कुछ आयामों का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार और प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए। जिस दस्तावेज को लिखने वाले जूझ रहे थे,
इसे समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया। संघवाद, इसका यह मतलब है कि देश के एक से ज़्यादा स्तर की सरकार होंगी। हमारे देश के राज्य स्तर सरकारें और केंद्र स्तर पर हैं। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, जिसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कक्षा 7 में किताब में आपने राज्य सरकार के कामकाज देखा। इस साल हम केंद्र के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। जब संविधान ने सार्वभौमिक व्यास मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृत दी तो सभा के सदस्य के अय्यर ने कहा कि एक कदम आम आदमी के लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था की घोतक और विश्वास पर आधारित है कि व्यास मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशलक्षेम जीवन स्तर सुविधा वेतन स्थिति को प्रोत्साहित करेगी। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है कि लोग अपना वोट डालने के लिए कतार में खड़े हैं। संसदीय शासन, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। कक्षा 7 की किताब में शुरू में कांता की कहानी दी गई है। वोट डालने के लिए कतार में खड़ी थी। भारत के संविधान अपने वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगता था कि स्वतंत्र संघर्ष में भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। वह विश्वास था कि उन्हें इससे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीके प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि जाति वर्ण औरत मर्द के फर्क आधारित ऊंच नीच की बेड़ियां भी तोड़ी जा सकती हैं। संविधान सभा के सदस्यों को भय था कि कहीं कार्यपालिका इतनी ताकतवर न हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व को अपेक्षा ही करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा को ऐसे प्रावधानों को भी संविधान में शामिल किया गया जिसके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को सीमित और नियंत्रित किया जा सके। शक्तियों का बंटवारा, संविधान के अनुसार सरकार 3 अंग है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम देखता है। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक के अध्याय 3 में पढ़ेंगे। सरकार किसी भी शाखा या सत्ता दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग को अनुकूल रखता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकारों से कुछ अधिकार: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन में राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेश का भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की स्थापना सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश को सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता को मानने वाले और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समकक्ष व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है। मौलिक अधिकार के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व है। संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा ताकि ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने और कानून नीतियाँ बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखें। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों ने अपनी आखिरी बैठक संविधान के
एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे थे। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को देख सकते हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। सबसे निचले चित्र में दिए गए क्रम से ये लोग दिखाई दे रहे हैं: श्री जयराम दास, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत घोष आदि। धर्मनिरपेक्षता निरपेक्ष राज्य वह होता है जिसे राज्य अधिकृत रूप से किसी धर्म को राजकीय शासन के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इस बारे में अगले अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। ऊपर हमने संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देती हैं, उन्हें समझने में मुश्किल महसूस होती है, लेकिन आप सभी इस बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक की बाकी अध्यायों में अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में लगातार सीखते जाएंगे। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र, तस्वीर बनाइए अथवा उन पर कविताएं, गीत लिखें तथा कक्षा में इन पर चर्चा करें। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? नीचे दिए गए दस्तावेज को हिस्से को देखें। 1990 का नेपाल संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल ताज़ा संविधान में से लिया गया है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना हो तो क्या होता? निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए आपको राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्न पड़ोसी देश से लगती हैं: बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और चीन। शब्द संकलन।